हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को सौरभ क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस से 100 क्वेश्चन जो बायोलॉजी से है आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोगों का यह ड्यूटी है कि आप पीछे सुनिए, समझिए और नोट्स बनाते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे याद करने की कोशिश कीजिए ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाए और आप उसको दे पाएँ और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए और सफल हो पाए। एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। मेहनत एक सही टाइम से और अच्छी तरीके से करना है, जिसका रूल ऑफ सक्सेस होता है कि वर्क हार्ड। आपको हमें मेहनत करना ही पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट वे टू गेट सक्सेस। ओके, सो चलते हैं बिना समय को गवाएं, चूँकि आप सभी लोग समझदार व्यक्ति हैं। जहाँ से आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि आप इसी चैनल के माध्यम से या इसी बुक के माध्यम से आपको कहीं से अच्छा लगता है, जहाँ से आप समझ सकते हैं आप वहाँ से तैयारी कीजिए। लेकिन आपका उद्देश्य एम होना चाहिए कि आपको एम आपका लक्ष्य हासिल करना है, 100 टाइम में करना है, यानी जल्दी से जल्दी करना है, हरवाना नहीं, जल्दीबाजी नहीं करना, लेकिन जल्दी ज़रूर करना है, मेहनत करना है और अपने एम को अचीव करना है और अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को जो इच्छा है फुलफिल करना है। क्योंकि आपका रिजल्ट आपके माता पिता को एक संजीवनी प्रदान करता है। ठीक है, चूँकि चाहे आप लड़का हो या लड़की, हर किसी माता पिता का उद्देश्य होता है कि उनका बच्चा या बच्ची जल्दी से हो सके, जितना जल्दी हो सके आसानी से जॉब ले, ताकि उनकी खुशी और एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, मतलब कि एक मानव का, एक व्यक्ति का कितना ब्लड प्रेशर होता है, तो है 120 यानी 120/80 mmHg, यानी 120 यहाँ पे जिसे सिस्टोलिक बोला जाता है मेडिकल टर्म में, और जो 80 होता है उसे डेस्टोलिक बोला जाता है। ठीक है, यानी जब डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जो फर्स्ट साउंड होता है वो सिस्टोलिक होता है, जो नीचे जो लास्ट होता है डेस्टोलिक जिसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रक्त दाब का मापक यंत्र है, तो स्पेग्नोमैनोमीटर है, यानी स्पेग्नोमैनोमीटर इज टू चेक ब्लड प्रेशर। यानी जो आप देखे होंगे टीवी में, मूवी में या सामने कि डॉक्टर साहब जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसका नाम है स्पेग्नोमैनोमीटर। जो कान में लगाते हैं उसका नाम है स्टेथोस्कोप, जिसे सुनने में मदद मिलता है उससे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। आप 140 के बारे में मत सोचिए, लेकिन आपको Hg क्या होता है, तो Hg मरकरी से संबंधित हो, यहाँ पे मरकरी है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो उत्तर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वह रक्त वर्ग जो सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है वो है ओ, यानी वो ब्लड ग्रुप वाले ज़्यादा, यानी सभी को देते हैं लेकिन लेते हैं किसी से नहीं। ठीक है, सिर्फ वो अपने समूह से लेते हैं। ठीक है, क्लियर। और कितने ब्लड ग्रुप है, तो 4 है, ए बी और ओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो ए बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रक्त समूहों की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। अगला क्वेश्चन है, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से, तो उत्तर है बंदर से। ठीक, जो क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है, तो उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है, तो उत्तर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उत्तर है 46। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उत्तर है 46। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने गुणसूत्र
जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 23। जो 46 है तो स्वाभाविक है कि 23 पेयर होगा, यानी 23 जोड़ी होगा। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो उत्परिवर्तन कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण? तो उत्तर है उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होती है? तो उत्तर है छिपकली में। लिंग सूत्र किसमें नहीं होती है? तो उत्तर है छिपकली में। अगला प्रश्न, पादप कोशिकाओं जंतु कोशिका से कैसे भिन्न होती है? तो उत्तर है कोशिका भित्ति के कारण। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि पादप कोशिकाओं जंतु कोशिका से कैसे भिन्न होता है? तो उत्तर है कोशिका भित्ति के कारण। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? तो उत्तर है प्रोटीन एवं लिपिड से। प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? उत्तर है प्रोटीन एवं लिपिड से। अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उत्तर है अंतःद्रवी जलिका और राइबोसोम की। ठीक है। जो अगला प्रश्न है, सॉरी इसी को रिपीट करा, प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो उत्तर है अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की। अगला क्वेश्चन है, लसिका कोशिकाएं किसमें बनती है? तो तिल्ली में बनती है। लसिका कोशिकाएं किसमें बनती है? तो तिल्ली में बनती है। अगला प्रश्न, हमारे तंत्र में अत्यधिक एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है? तो क्रेब्स चक्र है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है? तो उत्तर है क्रेब्स चक्र। अगला प्रश्न, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रश्न है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गॉर्डन पी मटर। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गॉर्डन पी मटर। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जिस पर आधारित है? उत्तर है लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्तर है लैंगिक जनन पर। अगला प्रश्न है, जीनोम चित्रण का संबंध है? उत्तर जीन्स के चित्रण से। प्रश्न है, जीनोम चित्रण का संबंध है? उत्तर है जीन्स के चित्रण से। अगला प्रश्न, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? उत्तर है क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, यानी किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? उत्तर है जीन। अगला प्रश्न, डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है? उत्तर है डीऑक्सीराइबोस होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है? तो उत्तर है डीऑक्सीराइबोस होती है। अगला प्रश्न, डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो उत्तर है टायरोसिन। प्रश्न है, डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? टायरोसिन। ठीक, टायरोसिन। अगला प्रश्न है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 ये औसत है, एवरेज है। जो कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर औसत एवरेज पूछेगा तो 7.35 से लेकर 7.45, लेकिन अगर एक ही लाइन में पूछ लिया जाए कि रक्त का पीएच मान क्या होता है तो 7.4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, उत्तर है प्रतिरक्षा तंत्र का परिवर्तित करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? इसका मतलब यही हुआ, तो उत्तर है प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है? उत्तर, वे
प्रतिरक्षों के निर्माण को प्रेरित करता है। प्रतिरक्ष यानी हमारी डिफेंस करता है, यानी हमको बीमार होने से बचाता है। तो एंटीजेंस का यही काम होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? तो WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। ठीक है, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? तो WBC, व्हाइट ब्लड जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या? तो उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो उत्तर है लिम्फोसाइट द्वारा। प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो उत्तर है लिम्फोसाइट द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो उत्तर है लिम्फोसाइट से। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो लिम्फोसाइट से है। अगला प्रश्न, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो रक्त में प्रोटीन के कारण, यानी रक्त में प्रोटीन का कारण है कि मानव रक्त की श्यानता का। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकीमिया कहते हैं। यानी जब WBC ज़्यादा हो जाए तो उसे हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। ल्यूकीमिया इज अ डिजीज, एक बीमारी का नाम है जब मानव शरीर में ब्लड यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जो जिसका एवरेज है लगभग 4000 से 11000 तक। अगर इससे ज़्यादा हो तो डॉक्टर साहब जो डायग्नोसिस फाइंड करते हैं सिम्टम्स के मुताबिक और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो ल्यूकीमिया जिसको बोलते हैं। कि आपको समझने वाली बात यह है कि रुधिर में श्वेत रक्त यानी ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकतम मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, रेड ब्लड सेल, कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। अगला प्रश्न है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहाँ होता है? तो पलिया में होता है, पलिया में होता है। ओके, अगला प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। उत्तर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो उत्तर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला प्रश्न, हृदय को रक्त का स्मरण करने वाली धमनियाँ का कहलाती है? तो है हृदय धमनियाँ कहलाती है। ठीक है, हृदय को रक्त का स्मरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियाँ कहलाती है। जो अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? तो अर्थवर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर है आनुवंशिकता और विचरण का। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तर है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों यानी हड्डी, बोन, अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तर है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्दी के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्प्टोलॉजी। ठीक है, सर्दी के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्प्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स है यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो उत्तर है मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स है, उत्तर है मृदा विहीन पादप संवर्धन। अगला प्रश्न है, लिथोट्रिप्सी क्या है? तो उत्तर है गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। अगला क्वेश्चन जो है, लिथोट्रिप्सी क्या है? तो उत्तर है गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है?
नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया, मतलब कि विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो उत्तर है डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन ने। अगला प्रश्न, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लैमार्क ने। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, लैमार्क ने। अगला प्रश्न, विकास का मुख्य कारक है, तो उत्तर है प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। अगला प्रश्न, भारत की विशाल वन बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, तो उत्तर है चीता। भारत की विशाल वन बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, उत्तर है चीता। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो उत्तर है क्रो मैग्नॉन मानुस। क्रो मैग्नॉन मानुस यानी आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो उत्तर है क्रो मैग्नॉन मानुस। अगला प्रश्न, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से कौन स्तनधारी है, तो उत्तर है समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से कौन स्तनधारी है, तो उत्तर है समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह। अगला प्रश्न, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो उत्तर है स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, उत्तर है स्तनी में। अगला प्रश्न, वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानरों गुणों से पृथक करता है, तो उत्तर है जानने की इच्छा प्रकट करना। वह गुण जो मनुष्य को वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो उत्तर है जानने की इच्छा प्रकट करना। अगला प्रश्न, गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरण में से नील गाय आती है हिरण कुल में। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरण में से नील गाय आती है हिरण कुल में। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। अगला प्रश्न, कीट और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। कीट और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी और वंशी। जुगुन होता है एक, उत्तर में है कीट। जुगुन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जुगुन क्या होता है, तो कीट है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जुगुन होता है एक, तो उत्तर है कीट। अगला क्वेश्चन, वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो उत्तर है मच्छर, चमगादड़ तथा उल्लू। प्रश्न है, वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, उत्तर है मच्छर, चमगादड़ तथा उल्लू। अगला प्रश्न, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, उत्तर है शैलोदभिद। प्रश्न है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो उत्तर है शैलोदभिद। अगला क्वेश्चन, निपैंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। अगला प्रश्न, पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है, तो उत्तर है तना। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है, तो उत्तर है तना। अगला प्रश्न, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है, उत्तर है प्रकंद। क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है, तो उत्तर है प्रकंद। अगला क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह है, उत्तर है डूब। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह है, उत्तर है डूब। अगला प्रश्न, आलू है एक, उत्तर है कंद। क्वेश्चन है, आलू है एक, उत्तर है कंद। अगला प्रश्न, मटर किस प्रकार का पौधा है, तो उत्तर है साग। मटर किस प्रकार का पौधा है, तो उत्तर है साग। अगला प्रश्न, तना काट आम तौर से प्रयोग किया जाता है, उत्तर गन्ना प्रबंधन के लिए। प्रश्न है, तना काट आम तौर से प्रयोग किया जाता है, उत्तर है गन्ना प्रवर्धन के लिए। अगला प्रश्न, लौंग क्या है, तो उत्तर है एक बंद कलियां है।
प्रश्न है लौंग क्या है, तो उत्तर है एक बंद कलिया है। अगला प्रश्न, लौंग प्राप्त होते हैं, तो उत्तर है शुष्क पुष्प कली से। लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्प कली से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो उत्तर है तना। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो उत्तर है तना। अगला क्वेश्चन है आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है, उत्तर है भिंडी। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है, उत्तर है भिंडी। लहसुन की अभिलाक्षिक गंध का कारण है, उत्तर है सल्फर यौगिक। प्रश्न है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो उत्तर है सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। प्रश्न है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, तो उत्तर है सल्फेनिक अम्ल। अगला प्रश्न है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। अगला प्रश्न मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, उत्तर है कैप्सिसिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेइसिन। प्रश्न है लाल मिर्च तीखी होती क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेइसिन। प्रश्न है अगला रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, उत्तर शहतूत की पत्तियां। प्रश्न है रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है, उत्तर है शहतूत की पत्तियां। अगला प्रश्न कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, उत्तर आवृत बीजी पादप से। प्रश्न है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, तो उत्तर है आवृत पादप से। अगला प्रश्न मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो उत्तर सिनकोना की छाल से। प्रश्न है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्ष किया जाता है, तो उत्तर सिनकोना की छाल से। अगला प्रश्न मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो उत्तर है बीजीय पादप से। प्रश्न है मलेरिया निदान हेतु आर्थिन नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो उत्तर है बीजीय पादप से। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि शहतूत का फल है, तो उत्तर है सोरोसिस। प्रश्न है शहतूत का फल है, तो उत्तर है सोरोसिस। तो आप लोगों से जस्ट मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए और याद कीजिए, रट लीजिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्ट वे, मतलब देयर इज़ नो शॉर्ट वे टू गेट सक्सेस। कोई शॉर्टकट रास्ता ही नहीं है सक्सेस करने के लिए। आपको याद करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दे पाए और आप सफल हो सकते हैं। आपको किसी का कॉपी नहीं करना है, आपको खुद में कॉपी करना है कि मेहनत करना है, और जो सक्सेस है उनके बारे में समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए